हेलो दोस्तों, मेगा स्क्रीन फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है यार तो ज़रूर कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं यार आज के ये वीडियो जो होगा मोशन और उसके टाइप्स पे। तो आपको पता होगा यार मोशन को ना मैंने पहले डिस्कस कर चुका है, ठीक है। इसमें मैंने एक वीडियो कर चुका है, ठीक है, जो मोशन और रेस्ट से रिलेटेड है। इस पे मैंने एक वीडियो कर दिया है और मैंने अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यार ज़रूर देख लो, ठीक है। आज हम टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर स्टडी करेंगे, इसके ऊपर टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर हम स्टडी करेंगे कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यार देखो, पहले तो टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर स्टडी करते हैं। तो जो आपने सबसे आम जिंदगी में आपने जो मोशन देखा होगा और जो सुना होगा किताबों में, वो होगा हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मोशन वन डायमेंशन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले टाइप का मोशन है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। इस मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि जब एक वस्तु, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जब एक वस्तु स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है यानी एक डायमेंशन में मूव करती है, केवल एक डायमेंशन में मूव करती है। जब एक वस्तु स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है या एक डायमेंशन में मूव करती है तो वो हमारा होता है रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देख सकते हैं कि जैसे आप अपने सड़क पे देखते होंगे कि जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रही है तो वो एक प्रकार का रेक्टिलिनियर मोशन हो जाता है। एक बॉल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो भी एक प्रकार का रेक्टिलिनियर मोशन हो जाता है। अगर एक ट्रेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दो स्टेशन के बीच में अगर ट्रेन मूव कर रही है तो वो भी हमारा एक तरह का रेक्टिलिनियर मोशन हो जाता है। इसी से जुड़ा एक और टर्म आता है और दूसरे टाइप का मोशन आता है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसे हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। ये मोशन रेक्टिलिनियर मोशन जैसा ही है। इस मोशन को भी आप डिफाइन ऐसे ही कर सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो तो हमारा होता है एग्जाम्पल ट्रांसलेशनल मोशन का। कोई वस्तु अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। अगर रेक्टिलिनियर मोशन भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ट्रांसलेशनल मोशन में भी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि रेक्टिलिनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा वो हमारा होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट बताता हूँ क्या होता है, पर सबसे पहले आप ये सुने कि जो रेक्टिलिनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा वो ऑब्जेक्ट हमारा होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ट्रांसलेशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा उसको हम कहते हैं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा नहीं होता, वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब समझते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है कि कोई बॉडी है, ठीक है, अगर उसका डिस्टेंस, जो वो डिस्टेंस कवर करने वाला है, वो उसके साइज से ज़्यादा बड़ी है तो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो उसके साइज से ज़्यादा ही बड़ी है, उसके साइज से ज़्यादा बड़ी है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल भी देंगे अभी, ठीक है। और अगर जो ऑब्जेक्ट का जो वो साइज़ है वो उसके डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ा है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ा है, जो वो डिस्टेंस कवर करने वाला है उससे ज़्यादा बड़ा है ऑब्जेक्ट का साइज़, तो हमारा जो मोशन होगा उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन में, दोनों ही के केस में मोशन इन वन डायमेंशन है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। पर अंतर ये है कि रेक्टिलिनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और ट्रांसलेशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट का मैंने डेफिनेशन भी दे दिया, आप थोड़ा एग्जांपल देते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा समझते भी हैं। अगर मैं एक ट्रेन का उदाहरण लेता हूँ, एक ट्रेन का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कि ट्रेन जो अगर दो स्टेशन के बीच में से अगर मूव कर रही है, अगर दो स्टेशन, अगर ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना होता है, अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रेन को पहुंचना होता है, वो भी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन की बात, ठीक है। तो अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अगर ट्रेन को पहुंचना होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो हमारा जो ट्रेन लेते हैं हम लोग वो होता है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों? देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट ये होता है क्योंकि जो उसके बीच में जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगा, यार दो स्टेशन के बीच में जो ट्रेन जो है हमारा डिस्टेंस जो कवर करेगा वो उसके साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस उसके साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए हम ट्रेन को लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रेन का साइज से ज़्यादा ही बड़ा है डिस्टेंस, तो ट्रेन जो कवर करेगा तो हम ट्रेन को क्या लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब अगर हम ट्रेन का एक और एग्जाम्पल लें जो पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो, तो अगर मान लो ट्रेन अगर एक पोल को क्रॉस कर रहा है, अब आप ध्यान से सुने,
ट्रेन अगर एक छोटी सी ब्रिज को या एक पोल को क्रॉस कर रहा है तो यार उसका साइज उसके मोशन को अफेक्ट कर रहा है। यानी जितना ज़्यादा बड़ा उसका साइज़ होगा उसको उतना ही समय लगेगा एक पोल को क्रॉस करने में या एक ब्रिज को क्रॉस करने में। तो उसका साइज़ जो है यार उसके मोशन को अफेक्ट कर रहा है। जो उसका साइज़ है उसके मोशन को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा ट्रेन लंबा होगा, जितना ज़्यादा हमारे ट्रेन की लेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा समय लगेगा उसको एक पोल को क्रॉस करने में। तो हमारा ट्रेन का जो लेंथ है वो उसके मोशन को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। पर अगर यहीं हम एक पोल को क्रॉस करने के लिए हम एक स्टोन का सहारा लें, अगर एक पोल को क्रॉस करने के लिए हम एक स्टोन का सहारा लें तो स्टोन जो है वो कुछ सेकंड में ही एक पोल को क्रॉस कर जाएगा। तो वहाँ पर जो स्टोन होगा वो हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया ना पॉइंट ऑब्जेक्ट की कहानी, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की कहानी आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो दो तरह के मोशन अभी हमने पढ़े, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांजिशनल मोशन। दोनों के बीच में अंतर क्या था? दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन है, दोनों ही मोशन इन वन डायमेंशन है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? रेक्टिलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करेगा डिस्टेंस वो होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ट्रांजिशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब आते हैं तीसरे तरह के मोशन पे, सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन तो आपने सब सुना होगा यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अलोंग मूव करता है, जब ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अलोंग मूव करता है। मान लेते हैं हमारे पास कि जो अर्थ है वो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, वो सन के चक्कर लगा रही है। तो हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्यूशन कर रहा है सन के चारों तरफ, तो वो एक प्रकार का सर्कुलर मोशन है। एक फैन जो है वो भी क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो भी एक तरह का क्या है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है यार, यहाँ पर सर्कुलर मोशन से जुड़ा एक और टर्म आता है। अब देखो, सर्कुलर मोशन को हम मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं, जिसको हम मोशन इन 2 डायमेंशन के अंतर्गत रखते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? समझ में आया? जो ऑब्जेक्ट एक्स में भी ट्रैवल कर रहा हो या वाई में ट्रैवल कर रहा हो, या वाई में कर रहा हो जेड में कर रहा हो, यानी 2 एक्सिस के अलॉन्ग वो ट्रैवल कर रहा हो। ठीक है, तो हमारा जो मोशन होता है वो 2 डायमेंशन होता है। तो एक और टर्म जुड़ा आता है सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। ये आपने सुना होगा। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही डिफरेंस है जो रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांजिशनल मोशन में था। यहाँ पर भी रोटेशनल मोशन में भी जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करता है, पर यहाँ पर रोटेशनल मोशन में ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो अर्थ है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अर्थ का जो जितना साइज़ है, जितना ज़्यादा उसका बड़ा साइज़ होगा उसको उतना ही समय लगेगा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, मतलब उसको उतना ही समय लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में। तो यहाँ पर जो अर्थ का साइज़ है वो उसके मोशन को अफेक्ट कर रहा है, यानी अर्थ जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो अपने एक्सिस पे, तो क्या वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। पर जबकि अर्थ अगर सन के चारों तरफ घूम रहा है तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो उसका डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो उसके साइज से काफ़ी बड़ा है ना। जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर मोशन के अलॉन्ग, तो वो उसकी साइज से काफ़ी बड़ी है, इसलिए हम अर्थ को वहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। तो जो अर्थ है वो जब सन के चारों तरफ घूमता है तो वो एक तरह का सर्कुलर मोशन होगा। अगर अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमता है तो वो हमारा एक तरह का रोटेशनल मोशन होगा। एक जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल है कि अगर एक मंकी है, मतलब ठीक है, एक मंकी जब एक साइकिल पे बैठता है और साइकिल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या वहाँ पर हमारा मंकी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो मंकी के साइज से यार उसके मोशन का इफेक्ट नहीं होगा, मंकी के साइज से उसका मोशन इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए हमारा मंकी क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए वो एक तरह का सर्कुलर मोशन होगा। अब आते हैं तीसरे तरह के मोशन पे, जो हमारा होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। आपने देखा होगा घड़ी में पेंडुलम जो होता है वो जितने समय में जितने समय में लेफ्ट जाता है उतने समय में राइट जाता है, मतलब जो उसका पेंडुलम है वो हमारा एक तरह का क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, इसी से जुड़ा एक और शब्द आता है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? देखो यार, वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन इज़ द फास्टेस्ट ऑसिलेशन। जब ऑसिलेशन ज़्यादा तेज़ हो रहा हो, जब मतलब वाइब्रेटरी मतलब कि जैसे मान लो गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ अगर वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उनका जो ऑसिलेशन होता है वो काफ़ी तेज़ होगा। उनको यार, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, मतलब वाइब्रेट कर रहा है काफ़ी तेज़, ठीक है, जब अगर वो वाइब्रेट कर रहा है काफ़ी तेज़ी में, है ना, फास्ट वाइब्रेट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा? वो फास्टेस्ट ऑसिलेशन होगा। यानी ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में इतना अंतर है, केवल समय का अंतर है। ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो उसके समय ज़्यादा लेता है,
ठीक है, मोशन करने में, बट वाइब्रेटरी मोशन में समय जो होता है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो वाइब्रेटरी मोशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी वो मूव करता है, इसीलिए जो हमारा वाइब्रेटरी मोशन है वो फास्टेस्ट ऑसिलेशन होता है, मतलब ऑसिलेशन से ज़्यादा तेज होता है वो मोशन। ठीक है, तो यार फिलहाल इतने तरह का मोशन हमने पढ़ा। ठीक है, हाँ, एक्सिस के आधार पर भी हैं। ठीक है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तो वो तो आपको पता होगा, उस पर ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जिस मोशन को वो क्लासीफाई करने के लिए केवल एक एक्सिस, हमारा एक कोऑर्डिनेट काफ़ी होता है। ठीक है, एक एक्सिस को, मतलब 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है आपको पता ही होगा। 1 डायमेंशन मोशन जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए केवल एक ही कोऑर्डिनेट हमारा बहुत होता है, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए केवल 1 कोऑर्डिनेट बहुत होता है ना। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट हमारा, तो एक ही कोऑर्डिनेट काफ़ी है इसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे मोशन इन 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में क्या होगा कि मोशन है वो 2 एक्स के एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है यार, मतलब उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 2 एक्सिस का, मतलब 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, और सर्कुलर ऐसे ऐसे मूव कर जाता है वो। ठीक है, अभी बता देते हैं, कैसे एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे अगर मूव कर रहा है तो वो 2 डायमेंशन मोशन होगा। यार उसको बताने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जो मोशन होगा वो हमारा क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है यार, 3 डायमेंशनल मोशन के आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे। एयर के पार्टिकल यार रैंडमली हर तरफ मूव करते रहते हैं, तो वो हमारा 3 डायमेंशनल मोशन है। यानी जिस मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, एक्स वाई जेड, ये 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स वाई जेड ये 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारा होता है मोशन इन 3 डायमेंशन। जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल हर तरफ रैंडमली ये मूव करते रहते हैं, इधर उधर है ना, अलग अलग डायरेक्शन में, तो हमारा एक तरह रैंडमली मोशन हो गया। जैसे कोई इंसेक्ट है, मक्खी जो है वो भी अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती रहती है ना, उसको भी उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, तो वो भी हमारा किस तरह का मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही हमने मोशन के बारे में स्टडी की कि कितने तरह के मोशन होते हैं, उनके बारे में डिफरेंसेस समझे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग और भी समझेंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके आगे हम लेक्चर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यार नमस्कार तब तक के लिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।